हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कविता बिट्टू सिन्हा आज के इस वीडियो में वर्ग 9वीं NCERT क्षितिज भाग 1 के अध्याय 14 कविता चंद्रगहना से लौटती बेर का भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। भाग 1 में आप लोगों ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को जाना। आज के इस भाग में मैं आप लोगों को तालाब, सूर्य की प्रतिबिंब और चित्रकूट की पहाड़ियों के बारे में बताऊंगी। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रेम में वास्तविकता की गहराई को पशु पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो काफी रोचक है। तो बच्चों, अब मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे मेड़ पर जहाँ बैठे हुए हैं, उसके दूसरी ओर स्थित तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी भूरी घास भी यूं हिलने लगती है मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हों। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पे एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। आगे की जो पंक्तियां हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इसका मतलब है कि तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं, तब तब तालाब का जल जाकर पत्थर को भिगो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी और पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि देखते हैं कि तालाब के किनारे उथले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो वो जल में पैर डुबाए खड़े खड़े सो रहे हों, लेकिन जैसे ही उन्हें जल के अंदर कोई मछली हिलती डुलती महसूस होती है या दिखाई देती है, तो वे अपने चोंच तेजी से जल के अंदर डालकर उस मछली को पकड़कर निगल जाता है। दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के सिर वाली चिड़िया उड़कर चक्कर लगाते हुए तालाब के जल में नजर रख रही है। जैसे ही उसे जल के अंदर मछली नजर आती है, वह बिजली की तेजी से अपने सफेद पंखों के सहारे जल को चीरती हुई गोता लगाकर
अंदर चली जाती है और उस मछली पर टूट पड़ती है। उस चमकती हुई मछली को वह काले माथ वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि जहाँ बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि ऊंची हो गई है, जिसके पार देखा नहीं जा सकता है। उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरी बिछी हुई है। वहीं कहीं रेलवे स्टेशन है, जहां से कभी वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन को आने में बहुत समय बाकी है। इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य मतलब बीच में बैठकर सभी जगह ताक ताक कर प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे हैं। ये सब उन्हें बहुत ही आनंददायी लग रहा है, क्योंकि शहर में उन्हें रोज रोज ऐसे सौंदर्य को देखने का मौका नहीं मिलता है। आगे कविता इस प्रकार है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं, वे कहते हैं कि जहाँ वे खेतों में बैठे हैं तो उनकी नज़र जो है उठकर दूर दूर तक जाती है, तो उन्हें चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई है। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये दूर दिशाओं तक फैली हुई है। कवि को ये पहाड़ियाँ उपजाऊ भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कोई हरियाली नहीं दिखाई देती है। इस कविता का अंतिम अनुच्छेद इस प्रकार है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें टें। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटूं टिरटूं। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजती तोते और सारसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है। कवि को बीच बीच में तोते की टें टें की ध्वनि सुनाई देती है, जो इस शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है और उनका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने को करता है। इसी बीच कवि को सारस की जंगल को भेद देने वाली ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। वास्तव में यह सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है, जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाए सारस के संग उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुपकर
सारसों के सच्चे प्रेम की कहानी सुने, ताकि उन्हें कवि द्वारा कोई तकलीफ ना हो और वे उड़ न जाए। तो बच्चों, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कविता ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं कविता आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।